ओके, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे पुष्प और मैम के लिए। बहुत ही शानदार वर्कआउट करवाया मैम ने। पसीना किस किस को आया, है ना? सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब तो गर्मी है। सर कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से इतना हैवी वर्कआउट कर लेते हैं। सुबह सुबह का ये जो पसीना ना, ये जो स्वेटिंग है, ये बड़ा आनंद देता है। एक बार तो बॉडी को तंग करना होता है ना? बॉडी पेन भी होता है, मसल्स पेन भी होता है। मन में ऐसा आता भी होगा सुबह सुबह कि अगर नहीं उठ के वर्कआउट की बजाय सो रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जैसे ही वर्कआउट करते हैं, उसके बाद की जो फीलिंग है, वो सिर्फ वही फैमिली मेंबर महसूस कर सकता है जिसने ईमानदारी से वर्कआउट किया। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं उस परमपिता परमात्मा वाहे गुरु अल्लाह गॉड राम को याद करते हुए, और भगवान को देते हैं धन्यवाद आज के इस प्यारे दिन के लिए, इस प्यारी सुबह के लिए। आप सभी फैमिली मेंबर्स को मेरा गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी फैमिली मेंबर्स को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हमारा कोई भी फैमिली मेंबर सुबह उठकर गॉड का थैंक यू करना भूल गए हैं, तो हम सब मिलकर उनकी तरफ से उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद बोलते हैं। हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस शुभ दिन के लिए, इतनी सुंदर सुबह के लिए, इतने सुंदर जीवन के लिए, इतने सुंदर संसार के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा। किस किस की आदत बन गई है सुबह सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद देने की? हैबिट में आ गया। अगर हम किसी भी काम को 21 दिन तक करते हैं ना लगातार, कंटिन्यू, आप 21 डेज कंटिन्यू किसी काम को कर लेते हो, तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। और अगर हम किसी काम को लगातार 90 दिन कर लेते हैं, 90 डेज, तो वो हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाता है ना? जितने भी फैमिली मेंबर है, जितने भी पुराने फैमिली मेंबर है ना, उनको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अलार्म उन्हें नहीं उठाता, वो अलार्म को उठाते हैं। अलार्म जब भी बजता है ना, उससे 5 मिनट पहले ही आंख खुल जाती है उनकी। ठीक है, तो चलिए, किसी भी फैमिली मेंबर्स का आज कोई भी हैप्पीनेस का ओकेजन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम चलेंगे आगे। जगमल सर से करते हैं बात। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी जगमाल सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए? जी सर, मैं बादरा तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। यहाँ आने के बाद में बहुत सारा बदलाव आ गया। मैंने 18 किलो वेट वजन कम कर लिया। और जो मेरी आदतें थी चाय की, वो आदतें छोड़ दी। 15-16 चाय पी जाता दिन में, वो बिल्कुल ही बंद कर दी सर। अब सुबह क्या, उठते ही ये अफ्रेश तैयार रखते हैं। सुबह उठते तो गर्म पानी पीता हूँ सर, उसके बाद अफ्रेश, और उसके बाद में मेरा शेक है। सर शेक 18 में, किलो वजन जब ज्यादा था तो बॉडी में कोई हेल्थ इशू भी थे क्या आपको? हाँ सर, मेरे ये था कि वजन होने से ये हाथों में सूजन रहता था। जी। शॉप पर जब काम करता था, सारा दिन खड़े खड़े का काम था सर, ये पिंडियां भी सूजने लग जाती। पैरों में भी सूजन आ जाते थे? कोई सूजन नहीं रहता सर, सुबह अब से कैसा शाम। लगता है सर, 18 किलो वजन कम करने के बाद अब कैसा फील हो रहा बिल्कुल हल्का फुल्का सर। है? एनर्जी लेवल कैसे रहता है? बिल्कुल सही रहता है सर। वेरी गुड। आपके वेलनेस कोच कौन है सर? विजेंद्र शेखावत और कुछ मैम। वेरी गुड, उनका धन्यवाद बनता है। बिल्कुल सर, उनका भी धन्यवाद। इस कमेटी का सभी फैमिली मेंबर को धन्यवाद मेरा। सभी को वेरी गुड। राम राम। परमात्मा को धन्यवाद देना है आपको डेली, है ना? भगवान को धन्यवाद देना है, और अपने वेलनेस कोच उसमें मैं विजेंद्र सर का धन्यवाद, हाँ न्यूट्रिशन का सर। धन्यवाद। थैंक यू जगमाल सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे जगमाल सर के लिए, और एक क्लैपिंग करेंगे इनके वेलनेस कोच विजेंद्र सर एंड मैम के लिए।
18 kg बैड फैट, किस किस को अच्छा लगा रिजल्ट? सोचो आप, एक सिलेंडर में इतनी गैस नहीं भरी जाती है ना, 14 किलो की गैस भरी जाती है, और 18 किलो वजन कम करना एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सोचो आप, जब हमारे पास 18 kg बैड फैट होता है ना, तो कितने सारे हेल्थ इश्यूज हमारे अंदर होते हैं, वो पता नहीं चलता। सर को जैसे एक दो चीजों को ही पता है कि भी मेरे हाथों पे सूजन रहती थी, पैरों पे सूजन रहती थी, है ना, गैस तेजाब की समस्या रहती थी, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 किलो ओवरवेट हैं, सिर्फ हमारे पास मात्र 1 kg एक्स्ट्रा वेट है, तो भी हमारे घुटनों पर 4 किलो एक्स्ट्रा वजन पड़ता है। सर ने तो 18 किलो कम किया, तो 72 kg एक्स्ट्रा जो वेट पड़ रहा था वो कम कर लिया सर ने। सोचो आप, फिर बाद में हमें दिक्कतें होती है कितनी सारी, क्योंकि जब बॉडी में बैड फैट होता है तो बहुत सारे हेल्थ इशू अपने आप बिन बुलाए आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डायबिटिक, शुगर, आप सबने नाम सुना होगा डायबिटीज का। डायबिटीज की प्रॉब्लम सबसे पहले आती है अगर हम ओवरवेट होते हैं, तो बिल्कुल गेट पे खड़ी होती है ना। और इसका कंफर्मेशन जो टेस्ट है HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ये करवाना चाहिए सभी को, जितने भी ओवरवेट पर्सन हैं। आपको 3-4 जांचें जो है वो जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, कल मैंने विटामिन डी की जांच बताई थी आपको, करवाई आपने? विटामिन D3 अगर नहीं करवाई है तो करवाना चाहिए। और पूरी फैमिली को विटामिन डी का नैनोसोट लेना चाहिए वीकली, हफ्ते में एक बार विटामिन डी जरूर लो, है ना। वेरी गुड, किरण मैम करें, देखो मैंने कल ही करवाया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी को, पूरी फैमिली को, इवन ये नहीं है कि भी सिर्फ हमें ही करवाना है, हमारी पूरी फैमिली को विटामिन डी और विटामिन B12 की जांच हमेशा करवाना चाहिए। 6-6 महीने से जांचें करवानी चाहिए आपको, ठीक है। और जितने भी ओवरवेट पर्सन है, कुछ एक इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ आपको, ये जरूर करवाना चाहिए। सबसे पहले चर्बी की जांच, है ना, लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ये जरूर जांच करवाएं आफ्टर 6 मंथ। कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल लिख भी सकते हो आप, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल खाली पेट कराएं आप। उसमें क्या क्या पता लगेगा आपको? नंबर 1 पे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कितना है ना, जिसकी रेंज माने आप रफली आइडिया तो 125 से लेकर 200 तक होती है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल में आपको ट्राइग्लिसराइड का पता लगेगा, कि हम जो ट्रांस फैट खाते हैं ना, उससे TGL बढ़ता होता है। जैसे कल सर ने बताया था ना, कल शाम को कौन कौन था सेशन में? कल शाम को सेशन में कौन कौन था? ऐसे एड्रेस करो सर, क्या एड्रेस करें, थक गए है ना वर्कआउट कर करके। कल गैरी सर ने कितना शानदार सेशन बताया था, हार्ट पे, हमारे दिल पे, है ना। एक बार जोरदार क्लैपिंग करो सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग सेशन बताया सर ने ना, कैसे कैसे हम अपने दिल को जमा रख सकते हैं, कैसे हम अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड किससे बढ़ता है? ट्रांस फैट से बढ़ता है, ये भी उसमें पता लगता है। LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हमारा जो बेड वाला फैट है ना, बुरी वाली जो चर्बी है, वो भी उसमें पता लग जाएगी आपको जांच में कि कितनी है। HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो अच्छी वाली चर्बी है वो आपकी बॉडी में कितनी है, वो भी उसमें पता लग जाएगा। रेशियो जो है वो भी पता लग जाएगा। तो कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप ओवरवेट नहीं है तो भी साल में एक बार जरूर जांच करवाएं, ठीक है। और अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको 6-6 महीने में ये जरूर जांच करवाना चाहिए। नंबर 2, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल जांच करवाओ सब। उसके बाद थायराइड की जांच, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमें हर 6 महीने बाद जांच करवाना चाहिए, क्योंकि हम इतना सारा पेस्टिसाइड डेली वेज में टेक करते हैं अनाज के रूप में। हमारा गेहूं, जितने भी अनाज देखो आप, कितने सारे पेस्टिसाइड से पकड़ा ना, वो सबसे पहले क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके? हमारे सेंट्रल सिस्टम को डिफेक्ट करता है, सबसे पहले हमारे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और थायराइड किससे होता है? हार्मोन की डिस्टर्बेंस से होता है ना। तो थायराइड की जांच जरूर करवाएं आप, T3 T4 TSH, ठीक है। ट्राईआइडोथायरोनिन, फ्री ट्राईआइडोथायरोनिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH की जांच जरूर करवाएं। इसके बाद थर्ड नंबर पे जांच आता है HbA1c, आपके पिछले 4 से 6 महीने में आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कितना रहा है। खाली खाली पेट शुगर जांच करवाने से कुछ नहीं होता, हमें हमारी बॉडी में पता लगना चाहिए ना लेवल का, ये भी पिछले 4 से 6 महीने में हमारी बॉडी में शुगर का क्या लेवल रहा है। कंफर्मेशन टेस्ट वही होता है, HbA1c बोलते हैं जिसको, ये जरूर करवाएं आप। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो 6-6 महीने में करवाएं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो 3-3 महीने में करवाएं। जिसकी नॉर्मल रेंज की बात करें हम, अगर आप प्री डायबिटिक फेज में हैं तो आपका 5.6 से 6.4 के बीच में आएगा, और 5.6 से अगर आपका कम है तो अभी तक आप सेफ जोन में हैं। और अगर हम प्री डायबिटिक फेज में है तो गुड न्यूज क्या है कि हम अपना लाइफस्टाइल सही करके
हम अपना खान पान सही करके और हम अपने खाने में न्यूट्रिशन ऐड करके इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, 3 जांचें हो गई। नंबर 1 लिपिड प्रोफाइल, नंबर 2 थायराइड की जांच, नंबर 3 HbA1c, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहा है, और नंबर 4 पे विटामिन D3 की जांच जरूर करवाएं आप, और नंबर 5 पे विटामिन B12। ये 5 जांचें सभी को करवाना चाहिए, भले ही आपकी एज 25 है, भले ही आपकी एज 35 है, भले ही आपकी एज 40 है। अगर आपका विटामिन डी कम आ रहा है, इनसफिशियंट है, उसकी रेंज अगर 20 से कम है, बिलो 20 है, तो आपको बाहर से विटामिन डी लेने की जरूरत है। साथ में कैल्शियम विद विटामिन D3 टेबलेट आप कंज्यूम करें डेली। अगर आपका इनसफिशियंट है, 20 से कम है, और अगर आपका 20 से 30 है, मतलब सफिशियंट है, काम चलाओ सरकार, ज्यादा नहीं है आपका, 30 प्लस, 30 से 60 के बीच में सफिशियंट है। ठीक है, अगर 20 से 30 के बीच में, तो भी सैचेट लेना चाहिए आपको, तो प्लस कैल्शियम की टेबलेट लेके डेली सुबह सुबह धूप में बैठना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी भारतीय लोगों में मोस्टली सब में कम पाया जाता है, और जिसको हम बहुत सारा नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सोचो आप, कोई अंदाजा लगा सकता है क्या कि हम सर डेली दूध पीते हैं, हम तो डेली इतना अच्छा खाना खाते हैं, डेली शेक पीते हैं, फिर भी बॉडी में कैल्शियम लग नहीं रहा है? विटामिन डी की कमी की वजह से नहीं लग रहा, हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, थकान आना शुरू हो रहा है, वीकनेस आ गई सर, काम करने का मन नहीं है, चिड़चिड़ापन आ गया, बहुत सारे इश्यूज आते हैं विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो विटामिन डी की जांच सभी करवाएं, और जो मैंने आपको 4 जांचें और बताई है वो सभी फैमिली मेंबर जरूर करवाएं, अपने कोच को दिखाएं। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो ये जो मीटिंग आईडी है, अपने कोच के थ्रू आप मुझे से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, 9982649990 मेरा पर्सनल नंबर है। हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना विटामिन B12 कंप्लीट कर सकते हो, कैसे आप विटामिन डी कंप्लीट कर सकते हो, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब है, अगर आपका HbA1c डिस्टर्ब है, अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब है, तो कैसे आप एक एक्टिव, हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो, ये हम आपको सारा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, एफरेस अगर आपका बच्चा हुआ है तो चेस कर सकते हैं, किसी का भी एफरेस बच्चा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, शकुंतला मैम का बच्चा हुआ है, अभी ज्योति मैम का, इकबाल कौर मैम, वेरी गुड, अमेजिंग। चलिए, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग है, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपसे शेयर करने के लिए। आज हम बात करते हैं एजिंग पे। आखिर एजिंग क्या होती है ना? एजिंग, आप देसी भाषा में अगर हम बात करें, तो जितनी हमारी उम्र होती है ना, उतने का नहीं लगना। जैसे हम 50 के हैं और लगते 40 के हैं, तो हमारे अंदर एजिंग नहीं है हम 40 के लगते हम 55 के हैं, ये एजिंग है ना? हमारी उम्र से हमारी त्वचा का पता चलता है। अगर आप किसी को देखोगे तो वो क्या लगेगा आपको, अरे यार ये तो 40 का लग रहा है, और वो कई बार होता है 27 का ही लगता है। कल एक गेस्ट आए घर पे, बहुत ओवरवेट थे, तो उनका देखने पे ऐसे लग रहा था जैसे 41 के हैं, 40-41 साल के। मैंने उनसे एज पूछा कि सर मेरी एज अभी 27 है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा फैट था उनके पास, स्किन लटकी हुई थी, रिंकल आना शुरू हो गया था, ड्राइनेस आ गई थी स्किन के ऊपर। जैसे एक्ट्रेस की बात करें हम, रेखा जी को सारे जानते हैं, एक्ट्रेस रेखा जी को सारे जानते हैं ना? रेखा। कितनी एज है उनकी? लगभग 70 प्लस है। अनिल कपूर जी को इधर सारे जानते हैं, रेखा। एज उनकी नाना जी बने हुए हैं, वो लगभग 70 के आसपास है ना? अक्षय कुमार जी को सारे जानते हैं, एज उनकी 60 प्लस है। क्या वो तीनों लगते हैं? मैंने वैसे एग्जाम्पल के रूप में बताया। अगर आप रेखा जी को देखोगे तो वो लगेंगे क्या, 70 70 साल के। अनिल कपूर जी अगर देखेंगे तो लगेंगे 70 साल के। अक्षय कुमार जी को देखोगे तो लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है? एजिंग को उन्होंने स्लो कर दिया है। एजिंग रुक नहीं सकती, पर स्लो हो सकती है। एजिंग आना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उसको हम स्लो कर सकते हैं। स्लो का मतलब कि अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में डालते हैं, तो एजिंग स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। एजिंग किससे होती है? सबसे पहले पता कैसे लगेगा? सबसे पहले तो स्किन से ही पता लगता है ना। ये आप किसी की स्किन देखोगे तभी तो पता लगेगा यार ये कितने साल का है। बाकी कोई लिखा थोड़ी होता है यहाँ पे माथे पे, ये 50 साल का है, ये 40 साल का है, ये 45 साल का है। आपने सामने देखा किसी को और आप उसका फेस देखते आपको पता लग जाएगा यार ये तो इतने साल का है ना? तो कैसे पता लगा? हमारे स्किन के ग्लो से, हमारी स्किन की हेल्थ से पता लगा। और गुड न्यूज क्या है, हम अपनी स्किन की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो आप लिखो क्या क्या वो पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी नहीं रहती है आजकल। सबसे पहले नंबर 1, हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसकी डेफिशिएंसी रहती है। जैसे आप यूं समझो, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है,
डिमांड एंड सप्लाई। जैसे किसी इंसान से आप काम करवा रहे हो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, उसको कितनी चपाती चाहिए? मिनिमम 3 से 4 तो चाहिए ना बेचारे को। काम करवा रहे हो आप खूब सारा, अगर आप उसको एक चपाती दोगे कि ये लो, ब्रेकफास्ट में भी एक है, दोपहर को भी एक है, रात को भी एक है, तो क्या होगा? वो दूसरे दिन उतना काम कर पाएगा? उसके अंदर एनर्जी लेवल कम रहेगा, वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी ना। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर होता है, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो जाती है। हमारी बॉडी में डेली वेज में कोलेजन प्रोटीन चाहिए। आफ्टर 20 साल के बाद कोलेजन प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। क्यों हो जाता है? नंबर 1, एनवायरनमेंट की वजह से। इतनी सारी नेगेटिविटी, इतना सारा पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में है। ठीक है, देख सकते हो आप, कोलेजन प्रोटीन हमारे स्किन के लिए अमृत होता है, और जिसकी डेफिशिएंसी एक उम्र के बाद कम होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है? नंबर 1 कारण क्या है कोलेजन कम होने का? सबसे पहला जो कारण है वो है एनवायरनमेंट। वातावरण ऐसा हो गया जिसमें पोल्यूशन इतना है। नंबर 2, अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर आप धूप में अपनी स्किन को बिना कवर किए निकलते हो तो आपका कोलेजन प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाता है आपका बॉडी का। ठीक है, नंबर 3 पे बहुत सारा शुगरी फूड अगर हम इंटेक करते हैं, मिठाइयाँ इंटेक करते हैं, तो भी हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहता है। नंबर 4 पे विटामिन सी की डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में विटामिन सी कम है तो भी कोलेजन प्रोटीन डिस्टर्ब रहता है। नंबर 5 पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कंप्लीट नहीं है तो भी कोलेजन प्रोटीन हमारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। नंबर 6 पे अगर हम सिंपल कार्ब्स ज्यादा यूज कर रहे हैं तो भी कोलेजन प्रोडक्शन कम होता है। नेक्स्ट नंबर 7 पे बॉडी हाइड्रेट अगर नहीं है आपकी, डेली वेज में आप बॉडी को पूरा पानी नहीं दे रहे हो, तो भी कोलेजन प्रोडक्शन आपका कम होगा। नंबर 8 पे स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा हर एक चीज में दिक्कत करता है। इसीलिए तो यहाँ पे आपको डांस वर्कआउट करवाया जाता है। कुछ एक फैमिली मेंबर ऐसे देखते होते हैं जब डांस चल रहा होता है, देखना नहीं है भाई, खड़े होके नाचना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रहे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 8 नंबर पे स्ट्रेस लेवल, और ब्रैकेट में लिख लो हमें डेली डांस करना है जब सिस्टम के द्वारा सॉन्ग प्ले किया जाए। ठीक है, ताकि स्ट्रेस दूर तभी तो होगा ना, और किससे दूर होगा बताओ आप? स्ट्रेस दूर करने के दो ही तरीके हैं। सुबह 5:15 बजे ज्वाइन करो, आप 15 मिनट का मेडिटेशन करो। ठीक है, और उसके बाद 5:55 पर आपको जब सॉन्ग लगाए जाते हैं तो खूब दिल खोल के नाचो आप। उससे क्या होगा? पूरे दिन आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आपके अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऐसे हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे, कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट लिखो 9 नंबर पे स्लीप, नींद। इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, हर एक चीज में रोल है। अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं और अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका वेट लॉस भी नहीं होगा, फैट लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो भी हमारा कोलेजन प्रोडक्शन डिस्टर्ब रहता है। नंबर 10 पे लिखो, अगर हम अपनी बॉडी का फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं कुछ भी, सुबह आराम से उठ के बैठ जाते हैं एसी में, गाड़ी में चले जाते हैं एसी में, ऑफिस में और ऑफिस में फिर एसी में बैठ जाते हैं, शाम को आके फिर हम एसी में घुस जाते हैं, हम बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू WHO 150 मिनट इन ए वीक, हफ्ते में 150 मिनट चाहिए हमें हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, और यही चाहिए हमें कोलेजन प्रोडक्शन का अच्छा निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम डेली 10,000 कदम चलते हैं तो हमारा कोलेजन प्रोडक्शन सही रहता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं फैक्टर हैं जो हमारा कोलेजन प्रोटीन कम करते हैं बॉडी में। अब करना क्या है? अगर कोलेजन कम होता है तो क्या होगा? कोलेजन कम होता है तो हमारी एज जो है वो एज से ज्यादा दिखने लग जाती है। जैसे एक होती है बायोलॉजिकल एज और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। जितने आप जन्म से कितने साल के हो, बायोलॉजिकल एज आप जैसे जन्म से 30 साल के हो, ठीक है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज आपकी हो गई लगभग 50 साल। क्यों? बॉडी में कोलेजन कम है, बॉडी में फैट ज्यादा है। ठीक है, अच्छा उसमें 11वां कारक ये भी लिख सकते हो आप, जो अभी फैक्टर लिखा ना हमने, एक्स्ट्रा बॉडी में फैट होगा तो भी कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हमें सबसे पहला क्या काम करना है? आइडियल वेट पे आना। लिखो आप, अचीव अवर आइडियल वेट। सबसे पहला काम क्या है? आइडियली वेट को अचीव करना है। अगर हमारी बॉडी में फैट ज्यादा है तो उसको कम करो, मसल्स मास को ग्रो करो। नंबर 2 पे मसल्स मास को ग्रो करना है हमें। नंबर 3 पे डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, डेली 10,000 कदम चलना है। नंबर 4 पे आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी पूरा करो आप। ठीक है, नंबर 5 पे सुबह सुबह गुनगुनी धूप में बैठना स्टार्ट करो। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा डेली आप धूप में बैठते हो तो आपका वाइट बॉडी का विटामिन डी कंप्लीट होता है। 2 टेबलेट कैल्शियम की इकट्ठी लेके बैठो आप। ठीक है, अगर आपका विटामिन डी कम है तो एक सैचेट भी लेके बैठो पानी के साथ, उसको पियो और फिर बैठो आप धूप में। ठीक है,
दिल्ली, नींद आपका कंप्लीट करो, आप अपना डीप स्लीप कंप्लीट करो। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है जिसको बोलते हैं स्किन बूस्टर। स्किन बूस्टर आपकी स्किन को तो अच्छा रखेगा ही रखेगा, इसके अलावा जॉइंट्स हेल्थ को भी अच्छा रखता है, मसल्स हेल्थ को भी अच्छा रखता है। किसी की अगर जॉइंट में भी प्रॉब्लम है और अगर आप डेली वेज में स्किन बूस्टर यूज कर रहे हो तो स्किन तो अच्छी होगी होगी, वो तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन आपके जॉइंट्स और आपके मसल्स हेल्थ भी अच्छा रहते हैं। अगर बोन टू बोन बात करें हम तो क्या होगा, लिगामेंट, लिगामेंट आपका सही रहता है। बोन टू मसल्स, जहाँ पे हड्डी और मांसपेशियां जुड़ती है ना, वो जोड़ जिसको बोलते हैं टेंडन, अगर आप स्किन बूस्टर लेते हो तो वो अच्छे रहते हैं। और जहाँ पे दो हड्डियां जुड़ती है उस जोड़ को हम बोलते हैं लिगामेंट, लिगामेंट भी आपके अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कोलेजन प्रोटीन्स कितने सारे काम करता है बॉडी में, आप देखो, खाली स्किन अच्छी नहीं करता, विटामिन सी भी कंप्लीट करता है आपका। ठीक है, तो कोलेजन प्रोटीन हमें डेली वेज में कंप्लीट करना है। इसके अलावा पानी पूरा करना है, वाटर इनटेक बहुत जरूरी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लैक होता है हमारा। अगर हम अपना वाटर इनटेक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बचाव कर सकते हैं हम, SPF लिखो आप, सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30, एक लोशन आता है, वो अगर आप बाहर निकलो तो फेस पे लगा के निकल सकते हो। ठीक है, डेली वेज में वैसे भी लगाना चाहिए गर्मी में। SPF 30 के नाम से आता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है, बाहर जब भी जाओ कवर करके जाओ आप अपनी पूरी बॉडी को, बॉडी का कोई भी अंग अब इस टाइम इतनी गर्मी में खुला नहीं रखना। ठीक है, हमेशा कवर करके जाना है, जब भी जाओ हमेशा कवर करके जाओ। अब जैसे पोस्ट वर्कआउट है ना, पसीना आता है तो आप 10 मिनट बाद धीरे से हल्का हल्का पानी से मुंह धो के और उनको मोप कर सकते हो, पहुंच सकते हो। अगर हमारी बॉडी में जैसे अभी हमने वर्कआउट किया है, अगर फेस पे पसीना आ गया, अगर वो हम 1-1.5 घंटे तक पसीने को फेस के ऊपर ही अगर वो रहता है तो भी हल्का हल्का इश्यू आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका वर्कआउट कंप्लीट क्रीम होता है है क्या? आप बैठ जाएं आराम से, रगड़ना नहीं है कभी, स्किन को ऐसे रगड़ नहीं मारनी, ध्यान रखना। ठीक है, आप बैठ जाएं 10 मिनट आराम से रिलैक्स होके, और फिर धीरे से मुंह धोना है हल्का हल्का, और फिर उसको मोप करना है ऐसे हल्का हल्का। ठीक है, ऐसे, ताकि आपकी स्किन में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। बाकी डेली स्किन बूस्टर का एक सैचेट यूज कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट इश्यू से ले रहे हो, आपका जॉइंट हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपको स्किन बूस्टर सुबह शाम दोनों टाइम पीना है, क्योंकि एक स्किन बूस्टर के पाउच में हमें 5 ग्राम हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन प्राप्त होता है। तो अगर आपका जॉइंट इश्यू है, कोई भी आपकी जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी मसल्स में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको सुबह शाम 2 टाइम लेना है। ठीक है, इससे फायदा पता क्या होता है, आपके जोड़ सारे के सारे अच्छे रहते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 की टेबलेट खाने के बीच में लेना है। जब भी आप खाना खाओ, आप एक चपाती खा लिया आपने, फिर थोड़े से 1 या 2 सिप के साथ आप ओमेगा 3 की टेबलेट इंटेक करें। इससे भी आपकी स्किन हेल्थ अच्छी रहती है, एजिंग रुकती है। और ओमेगा 3 के तो मल्टीपल रोल हैं, ओमेगा 3 के तो सिर से लेके और टो तक हर एक ऑर्गन को चाहिए ओमेगा 3। आपकी आंखों को चाहिए, आपके बालों को चाहिए, आपकी स्किन को चाहिए, आपके लीवर को चाहिए, आपके हार्ट को चाहिए, आपकी आंतों को भी चाहिए, आपके हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, जोड़ों को, सभी चीजों को ओमेगा 3 चाहिए। हर घर में हर एक इंसान को ओमेगा 3 की जरूरत है। अगर आप चाहते हो आपका लीवर सही रहे, अगर आपका चाहते हो आपका हार्ट सही रहे, तो ओमेगा 3, उसका नाम ही देखो, हर्बल लाइफ लाइन, लाइफ लाइन के नाम से नाम दिया गया है उसको। ये हमारी लाइफ लाइन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ओमेगा 3 जरूर ऐड करें अपने खाने में, डेली वेज में हमेशा। और खाना कब है, वो खाने के बीच में लेना है, ये ध्यान रखना है। ओमेगा 3 जब भी हुआ खाने के बीच में लेना है। ओके, तो चलिए, आज बातों बातों में हमारा समय भी हो चुका है, अभी एक छोटे से सॉन्ग के साथ बोलेंगे बाय बाय। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया
ये दिमाग दे हंसते हंसते सब्र करना होता है बदलेंगे ना हम एक और